Hi all, welcome to Exam Shala. In this video, we are going to see some important news and articles of 16th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube. Follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let's move on to the main video. First news is coming from Kabul, that is the relation of international affairs. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि द यूएस फोर्स so the US army is going to withdraw from Kabul and Afghanistan. Now what is going to be the concern and what is going to be the impact on India due to this move? इस मूव से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है वो हम देखेंगे। यूएसए क्यों यहाँ से निकल रहा है उसको भी समझेंगे, और अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम है क्या चीज़। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए ये बताएंगे कि अफ़गानिस्तान जो है वो पहले, जैसे कि आप समझिए कि ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ है इंडिया, एंड एयर वाज यूएसएसआर, पुराना रशिया। सो इट हैड इन्फ्लुएंस ऑन इट, एंड जब वो यूएसएसआर था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यू नो दैट आफ्टर द 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और दो पावर ब्लॉक्स शुरू होते हैं, इमर्ज होते हैं, एंड दैट इज़ द कोल्ड वॉर बिटवीन द टू पावर ब्लॉक्स, दैट इज़ यूएसए एंड यूएसएसआर। नाउ सिंस अफगानिस्तान was on the border of USSR, they wanted to have an influence on it, और वो वहाँ पर एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे, और वो एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म होती भी है अफ़गानिस्तान में। बट उसके अगेंस्ट यूएसए सपोर्ट सम मिलिटेंट ग्रुप्स, सम रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स को यूएसए सपोर्ट करता है वहाँ की सोशलिस्ट गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने के लिए, एंड उसी का जन्म होता है तालिबान, दैट इज़ कॉल्ड तालिबान। सो उस तालिबान को आर्म्स, टेक्नोलॉजी, मनी सब कौन देते हैं? यूएसए। और फिर यूएसएसआर भी लड़ाई होती है उनके बीच में। सो यूएसए खुद न लड़कर तालिबान को सारे आर्म्स, वेपनरी, मशीनरी देता है टू फाइट विथ यूएसएसआर। और अफ़गानिस्तान इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है, इतनी डिफ़िकल्ट जोग्राफी है, इट्स होल रेवाइन माउंटेन्स, केव्स, क्योंकि कोई स्ट्रेट और प्लेन लैंड नहीं है, इट फुल ऑफ माउंटेन्स, केव्स, रेवाइंस, हार्डलैंड्स। तो वहाँ की जो लोकल जोग्राफी जिसको पता होगी वही वहाँ पर टिक सकता है। और ये हिस्टोरिकली देखा गया है कि ब्रिटिशर्स वेर ऑल्सो नॉट एबल टू टेक पार्ट, वेर नॉट एबल टू कैप्चर अफ़गानिस्तान। इसीलिए ऑकलैंड ने तो पहले अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में कब्ज़ा किया भी था, लेकिन लेटर ऑन लिप्टन को उससे हार मिली थी, और फिर वो एक अफ़गान ट्रिपटाइट ट्रीटी कर लेते हैं, और वो अफ़गानिस्तान से धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। ब्रिटिशर्स बहुत पहले ही समझ जाते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो आराम से उनके हाथ में आने वाला नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ पोजीशन। सेंट्रल एशिया में उसका कमांड है, दूसरा उसकी जोग्राफी ऐसी है कि वहाँ के लोकल व्यक्ति ही जीत सकते हैं, और वहाँ के लोग भी बहुत फियर्स हैं। फियर्स मीन्स दे आर willing to die for their cause. Okay, so they are fierce people, they don't want economy development and all, but they are very much fierce on their local identity and local religion, and that is why they are a fighting tribes, and that is why Afghanistan was left. फिर यूएसएसआर उसी की वजह से उसको बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है। यूएसएसआर 1991 में टूट जाता है। 1991 में टूटने के बाद यूएसएसआर से बनता है रशिया, और एक तरह से यूएसए जो है वो सुपर पावर बन जाता है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द स्टोरी इज़, अब तालिबान को उन्होंने पैसा दिया, बंदूक दिया, ट्रेनिंग दी, तो दे आर नाउ ट्रेंड। सो अगर आप एक राक्षस को खिला पिला कर बड़ा करेंगे तो कल को वो आपको ही काटेगा। सेम जिस दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है, और बाद में वही तालिबान इसके यूएसए के अगेंस्ट होता है, और उसमें उसामा बिन लादेन जो है 9/11 की घटना को अंजाम देते हैं और अफ़गानिस्तान में आकर छिप जाते हैं। और उसी के बाद से जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ये रिजोल्यूशन पास करवाते हैं, नाटो का रिजोल्यूशन पास कराते हैं। नाटो क्या है वो कल की वीडियो में हमने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक, इट इज़ अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ नाटो, व्हाट इज़ फंक्शनिंग, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या उसमें होते हैं। सो उस नाटो का कंफर्मेशन से अफ़गानिस्तान पर बमबारी करते हैं, और तभी से अफ़गानिस्तान में यूएसए की आर्मी प्रेजेंट है, और वहाँ के लॉन्ग ट्राइब, वहाँ के लोकल ट्राइब्स, तालिबान और यूएसए के बीच में फ़ाइट चल रहा है, और वहाँ की अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट भी है। तो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ काबुल के एरिया में ही है, बाकी अलग अलग छुटपुट एरिया में तो लोकल ट्राइब्स हैं। तो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को यूएसए सपोर्ट करता है क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन
उनके बीच में अब फाइट चल रही होती है। उस फाइट से तंग आकर कोई सोल्यूशन नहीं मिलने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके थे कि भाई हम वापस आएंगे, एंड जो बिडेन भी अब कह रहे हैं कि वी आर गोइंग बैक नाउ। अब यूएसए के वहाँ से चले जाने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, जो भी तालिबान पे थोड़ा बहुत कंट्रोल है वो पूरा का पूरा हट जाएगा, और जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है, जो अफ़गान गवर्नमेंट है, उसको वो लोग टेक ओवर कर लेंगे। तो एक डेमोक्रेसी ना बन के वो बन जाएगी एक थियोक्रेसी, यानी कि थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स किसी धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे चलने वाला एक देश, जैसे कि इस्लामिस्ट रिपब्लिक। वो तो फिर भी रिपब्लिक होता है, ये तो पूरा का पूरा थियोलॉजी हो जाएगा। वहाँ पे तालिबान अपना हार्ड शरिया लॉ एस्टैब्लिश कर देगा, एंड टेररिज्म विल बिकम अ मेन बिजनेस। सिमिलरली, जब आपके नेबरहुड में टेररिस्ट हैं, अफ़गानिस्तान कंट्री है, वो ब्रीडिंग ग्राउंड, उनको पैसे चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई एटॉमिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, कल्चरल रिसर्च तो करने वाले नहीं है। दे विल डू सम टेरिटोरियल और ज़्यादा टेररिस्ट रिसर्च। ठीक है, तो टेररिज्म पे रिसर्च करेंगे, टेररिज्म के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बनेंगे। ब्रीडिंग ग्राउंड में सारे दुनिया के टेररिस्ट वहीं आके ट्रेनिंग लेंगे, वहीं आके छिपेंगे, तो उनको भी पैसा कमाना है। ऑल द ड्रग्स, इलीगल ड्रग ट्रेड, बिकॉज एज वी नो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर म्यांमार, ये सब क्या है, आर द पार्ट ऑफ बांग्लादेश, एज अ पार्ट उसको कहते हैं द गोल्डन क्रिसेंट। ओके, दैट इज़ वो सारे का सारा जो ड्रग्स ट्रेड रूट है उसका एक पार्ट है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उधर म्यांमार, वहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और यहाँ से सेलिंग होती है। तो इसके बीच में इंडिया फंसा हुआ है, और सारा का सारा जो इलीगल ड्रग ट्रेड है, अफ़गानिस्तान में जो है ड्रग पॉपी, अफ़ीम बहुत उगती है, और उसी का ट्रेड करते हैं वो इंडिया जैसे डेवलप या यूएस जैसे डेवलप कंट्रीज़ में। जो आज का हमारा यूथ है, जो आज किक लेने के चक्कर में, ज़्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में ना, द पब कल्चर, द नाइट क्लब कल्चर इज़ गेटिंग इन्वॉल्व इन द ड्रग्स। ठीक है, बिकॉज ये कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं। तो मिडिल क्लास इज नॉट द हाई क्लास पीपल, हायर क्लास पीपल, द हाई क्लास सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटी के, द सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी आर इन्वॉल्व इन दिस। सो वो वहाँ से ड्रग्स खरीदते हैं, बदले में उनको पैसा मिलता है, और वो पैसा they use for terrorist activity, and they killing the same Indian people who are purchasing drugs from them. So this is going to be a major security challenge in all of the neighborhood. दूसरा, ISI उनको पैसे देकर वहाँ से टेररिस्ट मंगवा कर अपनी ट्रेनिंग करवा के इंडिया में भेज सकता है, इंडिया का रिलेशन ख़राब कर सकता है। तो जो थोड़ा बहुत भी कंट्रोल है वो चला जाता है। दूसरा क्या है कि इंडिया भी अफ़गानिस्तान में अपने काम कर रहा है, हम लोग वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट मीन्स दैट इज़ डेवलपिंग द मेडिकल ऑफिसर्स। Okay, we are training their doctors, we are training their teachers, students, artists, even जो अभी recently जो हामिद करज़ई हो या अशरफ गनी हो, that was also educated in India, भारत में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास वो आके पढ़े थे, उनको पढ़ाई लिखाई, इंटरनेशनल रिलेशन, शिक्षा दीक्षा सब भारत से ही की गई है। तो वो इसलिए इंडिया का वहाँ पर गुडविल है। वहाँ के लोगों, यहाँ के नर्सेस, वहाँ के डॉक्टर्स को सिखाते हैं, हमको फ्री एड देते हैं, वहाँ के पुलिस को हम ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ के सिनेमा को ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ के क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं। आपको पता होगा IPL में राशिद खान खेलते हैं, जो IPL की उनकी टीम है, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया का तो गुडविल है, लेकिन क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर धर्म के नाम पर रिलीजन काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटी रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स होती है, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है और वहाँ में जो टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करके इंडिया को सिक्योरिटी चैलेंज दे सकता है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज फॉर इंडिया। सो दिल्ली को अब क्या करना चाहिए? तो दिल्ली को अपनी जो अफ़गान पॉलिसी है, हमारी अफ़गान पॉलिसी ये है कि अफ़गानिस्तान में पीस होना चाहिए, लेकिन वो पीस प्रोसेस अफ़गानिस्तान के लोगों द्वारा और अफ़गानिस्तान की चुनी हुई गवर्नमेंट द्वारा। यानी हम तालिबान से बात करने के फेवर में नहीं है। क्यों फेवर में नहीं है? उसका रीज़न समझिए कि तालिबान इज़ एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वांट टू ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल गवर्नमेंट। जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है उसको चुनकर वापस भेजना चाहते हैं, ये तालिबान की डिमांड है। तो अगर हम तालिबानियों से बात करेंगे, यानी कि हम टेररिस्ट को लेजिटिमाइज़ करेंगे, तो कल को जो कश्मीरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात को लेजिटिमाइज़ कर देंगे कि जब आप तालिबान से बात कर सकते हैं तो आप फिर सेपरेटिस्ट, ठीक है, कश्मीरी सेपरेटिस्ट से भी बात करिए, कश्मीरी आतंकवादी संगठनों से भी बात करिए, और फिर पाकिस्तान जो है वहाँ पर हमको प्रेशर डाल सकता है कि ठीक है हम आपको कश्मीर पर बात करेंगे लेकिन वी विल इंक्लूड सेपरेटिस्ट, ठीक है, एंड कश्मीरी। सो आवर स्टैंड इज़ वेरी क्लियर, वी विल टॉक विद द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, नॉट विथ एन
टेरर ऑर्गेनाइजेशन। दो हम बैक चैनलिंग तो बात करते रहते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स जाते रहते हैं। जब ये इंडो अफगान डील हुई थी, दोहा पीस डील हुई थी, उसमें भी हमारे दोहा पीस डील वाज साइंड बिटवीन यूएसए एंड तालिबान। सो इंडियन डिप्लोमेट्स अटेंडेड दिस। सिमिलरली देयर वाज अ हार्ट ऑफ एशिया समिट, वहाँ पर भी इंडियन डिप्लोमेट्स वर इन्वाइटेड। दो वी आर नॉट प्लेइंग दैट मच मिलिट्री रोल एंड अदर रोल, बट वी आर डूइंग सम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। वहाँ पर एक सलमा डैम है, वो भी भारतीय डैम ने बनाया। एक और डैम हम भी वहाँ बना रहे हैं। सो वी आर डूइंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। बट होगा क्या कि जब से ही तालिबान गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो रेडिकल गवर्नमेंट बनेगी और वहाँ के जो हमारे अभी तक के जितने भी किए हुए एफर्ट्स है उन सबको नेगेट कर देगी, बिकॉज वी डू नॉट लेजिटिमाइज तालिबान। सो व्हाट द ऑथर इज सेइंग दैट नाउ वी शुड, क्योंकि अगर यूएसए वहाँ से बाहर जा रहा है तो वी नीड टू रीथिंक ओवर द अफगानिस्तान पॉलिसी, एंड दैट पॉलिसी इज़ इंक्लूडिंग अ डायलॉग, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल कंडीशंस। सो वी डू शुड मेंटेन डायलॉग, दो डायरेक्टली इफ नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली विथ द तालिबान, सो दैट we can secure our security. जो terror activities है, that is what is happening on the border area should not happen, and we can secure our place. So otherwise we should also तालिबान से हम बात करके जो अपना humanitarian assistance है उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। उनको कहेंगे कि भाई हमारा कोई भी मिलिट्री असिस्टेंस आपको नहीं रहेगा, वी विल नॉट इंटरफेयर इन द मिलिट्री, बट वी विल असिस्ट in human development, training development, making education, science, research. So on some day जब ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोगों तक पहुंच जाएगा, जब पीपल वेयर अवेयर अबाउट डेमोक्रेसी, लोग एक दिन खुद हथियार छोड़कर दे विल कम इनटू द मेन स्ट्रीम, दे विल बी इंटरेस्टेड इन बिजनेस, इकॉनमी, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड लाइफ। बट उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि तालिबान जो शरिया लॉ एंड जो इस्लामिक लॉ को मानता है, दे आर वेरी हार्ड लाइनर्स एंड दे डू नॉट, they reject the western education, they reject the women education, they reject many social welfare schemes, so that we need to talk on। और अभी जब यूएसए जा रहा है तो सिचुएशन बहुत टेंस है। इंडिया को जो अपनी अफगान पॉलिसी है उस पर फिर से सोचना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग एंड ऑल अबाउट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द सिटी बैंक। सिटी बैंक का नाम आपने सुना होगा। सो सिटी बैंक जो कि जिनकी CEO है जेन फ्रेजर, so that is very important in the coming STI exam in GPSC or some one day exams. That is who is the CEO of Citibank, that is Jane Fraser, and she has decided, उन्होंने डिसाइड किया है जो कंज्यूमर बिजनेस है, that is the retail banking business for आम पब्लिक। ओके, सो रिटेल बैंकिंग बिजनेस वो बंद कर लेंगे, दैट विल इंक्लूड द क्रेडिट कार्ड बिजनेस एज वेल एज द कंज्यूमर रिटेल एंड सेविंग बिजनेस। बट जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस के रिकॉर्ड्स है, शेयर होल्डिंग है, शेयर्स को ख़रीदना बेचना है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें वो कंटिन्यू करेंगी। बट दे विल डिसकंटिन्यू द कंज्यूमर बिजनेस, कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड्स एंड कंज्यूमर रिटेल बिजनेस, यानी कि पब्लिक की जो बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, दे विल नॉट बी डूइंग दिस, बट they will be indulged in other business such as wealth management। ओके, बड़ी बड़ी कंट्री में वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी उसका फाइनेंशियल सर्विस हो गया, इन्वेस्टिंग स्टॉक्स, FDI, FPI, these types of business they will be including, but they will not indulge in the public related businesses. Why? Because they want to concentrate more and more in their home economy, that is in USA। Why? Because due to the COVID times उनके लॉसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं and they want to shift। So what is important for exam point of view is who is the CEO of Citibank, that is Jane Fraser, and it is a Citibank is an outgrow or rather a franchisee of a US based bank which is going to shut down all its operation in India in the coming time। Now there is one other news that is coming from Myanmar कि एक water festival। Now what is water festival? Water festival is something is related to the Buddhist culture of Myanmar, and they are basically celebrated in that April and May month in order to पानी की महत्वता, ओके, पानी की महत्वता को बनाए रखने के लिए उनके कल्चर में एक वाटर फेस्टिवल होता है। लेकिन म्यांमार के प्रोटेस्टर्स ने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, हम इस प्रोटेस्ट को, हम इस मूवमेंट को नहीं करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द रिसेंट situation, current situation। So we know that कि म्यांमार जनता, now when I am saying जनता, so जनता is nothing but it is a military organization। वहाँ की जो टॉप मिलिट्री लीडर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको जनता कहते हैं। सो जनता ने वहाँ पर
मार्शल लॉ लगा दिया है। वहाँ की जो स्टेट काउंसलर हैं, स्टेट काउंसलर इज़ इक्विवेलेंट टू लाइक द प्राइम मिनिस्टर इन आवर इंडिया, मिस्टर मोदी जी। आन सान सूकी, आन सान सूकी को अरेस्ट कर लिया है। डेमोक्रेसी वहाँ से हट गई, एक तरह की नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई मर रहा है। नियर अबाउट 200 to 300 people are protesting for democracy and they are getting died. So that is why in wake of this they have said that we will not be celebrating the water festival. So what is important for our point of perspective is, what is water festival? Water festival क्या है? So water festival is nothing but it is a festival related to Myanmar and the Buddhist culture to promulgate or to instantiate the usefulness of water ऑफ द बेसिकली मैकोंग रिवर। ठीक है, जो मैकोंग रिवर है वहाँ पर म्यांमार और थाईलैंड के बीच में जो कनेक्ट करती है, दैट रिवर इज़ नोन एज द वाटर फेस्टिवल। नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन, व्हाई? सो दिस टाइप ऑफ कंडीशंस कैन बी यूज्ड इन आवर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको पता है, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सो वी कैन इंक्लूड सच पॉइंट्स दैट व्हाई आवर कंट्री, व्हाई इंडियन डेमोक्रेसी, व्हाई इंडियन पॉलिटी, व्हाई इंडियन गवर्नमेंट और व्हाई इंडिया इज़ बेटर देन अदर एशियन कंट्रीज़। बिकॉज हम सबको आज़ादी लगभग एक साल ही मिली थी, एक साथ ही मिली थी। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो। सो वाई वी आर बेटर देन दिस? बिकॉज in spite of so many hardship, we never had such military rule in our country, not martial law. हमारी military बाकी military से अच्छी है। Why? Because there was no martial law. Even the national emergency was there, but it was invocated by a democratically elected leader, and that too was protested. But people didn't die. Okay, shooting नहीं हुई. Yes, they were tortured, they were beaten, they were sent to jails without any law and order, without any reason. They were thrust into jails, they were tortured, but there was no death of human being in the name of democracy. Military has never overpowered. There has been no military rule in India and will never be a military rule in India. आप पाकिस्तान में देख लीजिए, alternatively most of the time they have been the military rule, be it Sri Lanka, be it Myanmar, okay, be it Bangladesh also. Even after जो शेख मुजीबुर रहमान जब उनके प्रेसिडेंट बनते हैं, उनकी हत्या कर दिए थे वहीं की आर्मी, और एक अच्छे साल तक 20 साल के आसपास देयर हैज़ बीन अ मिलिट्री रूल इन दिस कंट्री. सो आवर कंट्री इज़ बेटर बिकॉज हम सब साथ में ही आज़ाद हुए, बट आवर कल्चर, आवर डेमोक्रेसी इज़ सो वाइब्रेंट, आवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर सो वाइब्रेंट दैट देयर हैज़ नेवर बीन अ मिलिट्री rule in our country, there has never been a martial law in our country, even though there was an emergency, but it was done by the democratic electrically government, and after that emergency it lost. And the beauty of democracy, that when Indira Gandhi lost elections after 2-3 years, फिर से election में, and she comes out with a bumper vote. So people support leaders based on issues and management. So that is why India is better than all those neighboring countries, and we should write such things when we are going to write some essays about the 75th year of independence, why Indian democracy is so better, why Indian democracy is doing well, why Indians are better, why Indian constitution is better, what is the role of our Indian people, Indian diaspora institutions, democratic institutions to maintain democracy in India, and our military. Our army is 3, that is military, navy, air force, and this comes under the President of India, which is the supreme commander of these 3 forces, and president works only on the aids and advice of the council of minister, which is headed by the prime minister. So अगर कोई emergency लगाएगा भी तो he will be the prime minister, not the army people. So this was all for today's news. We'll see you in the next lecture. Take care, stay home, stay safe.